Good morning. Myself Hemlata Chandrakar. Today my topic is cultural heritage. सांस्कृतिक धरोहर। सांस्कृतिक धरोहर कल भी हमने वीडियो में पढ़ा था सांस्कृतिक धरोहर के बारे में। तो कल हमने सांस्कृतिक धरोहर की अर्थ परिभाषा, संस्कृति का अर्थ, धरोहर का अर्थ पढ़ लिए थे। आज थोड़ा सा हम संस्कृति के बारे में फिर से पढ़ लें। फिर आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक धरोहर के जो संरक्षण है, उसमें आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में। सांस्कृतिक धरोहर के द्वारा राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता का पोषण किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार किया जा सकता है, उसका पोषण सांस्कृतिक धरोहर को किस प्रकार हम बचाए रख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं सांस्कृतिक धरोहर क्या है। संस्कृति जो है हमारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे रीति रिवाज जो है उन सबसे मिलकर बना होता है। सांस्कृतिक धरोहर दो शब्दों से मिलकर बना है, सांस्कृतिक और धरोहर। सांस्कृतिक शब्द संस्कृति से बना हुआ है, जबकि धरोहर जो है हमारे अर्थ, संपदा और विरासत से बना हुआ है। तो इस प्रकार हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है क्या है, हमारी जो अर्थ संपदा है, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो उससे मिलकर हमारा सांस्कृतिक धरोहर जो है वो बना है। तो आइए हम देखते हैं सांस्कृतिक धरोहर के द्वारा राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता है उसको किस प्रकार रखा जा सकता है। सांस्कृतिक धरोहर के द्वारा हम एकता है जो हमारी राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता है उसको किस प्रकार हम बनाए रख सकते हैं, ये देखते हैं। तो हम देखते हैं सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत पहले हमारा किस किस चीज के द्वारा पोषण किया जा सकता है, उसको किस किस प्रकार के से हम उसको बचाए रख सकते हैं। वो है हमारा पहला है लोक नृत्य द्वारा। लोक नृत्य के द्वारा हम जो हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के जो लोक नृत्य है उन लोक नृत्यों के द्वारा हम अपने जो साहित्य है, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, उन धरोहरों को हम बचा सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं। भारत का कोई भी लोक नृत्य हो अब किसी विशेष जाति या धर्म के द्वारा नहीं सीमित रह गया है, बल्कि एक देश की जो लोक नृत्य है, वहाँ की जो संगीत है, उनको दूसरे देशों के द्वारा भी अपनाई जाने लगी है और उनको सीखने लगी है। तो हम जैसे विशेष धर्म तक सीमित नहीं रह गया, जैसे भांगड़ा भारत के हर स्थान पर होने लगा है। ये तो मुख्य रूप से पंजाब का एक नृत्य है, लोक नृत्य है। लेकिन आज हम देखते हैं जब हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कुछ उत्सव होता है, उत्सव में भी हम बड़े शौक से भांगड़ा को करते दिखते हैं। तो इस प्रकार यह क्या है, हम जो संस्कृति है, कहीं की भी वो संस्कृति है, उस संस्कृति को जो धरोहर है, वहाँ की जो पहचान है, उस पहचान को भारत के किसी भी देश के जो व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो यहाँ पर उसमें भी एकता स्थापित हो रही है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा है वास्तुकला। वास्तुकला भारत के सभी नागरिक भारतीय स्थापना जो स्थापत्य कला है उसको देखकर गौरव की अनुभूति जो है वो करते हैं। वास्तुकला जैसे हमारे यहाँ ताजमहल, लाल किला, सोमनाथ का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम का इत्यादि जो अनेक स्थल है उसको है ना, जो हमारे वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है, जिसे भारतीय संस्कृति एक विरासत के रूप में देखते हैं और इस स्मारक को किसी धर्म या जाति का सूचक नहीं मानते हैं, बल्कि यह जो स्मारक है संपूर्ण जाति के लिए, संपूर्ण भारतवासी के लिए एक गौरव का प्रतीक है। हम बड़े ठाठ से, बड़े गर्व से हम इन स्मारकों को अपना कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे जो वास्तुकला के नमूने हैं। तो उस धरोहरों के प्रति हमारे मन में अपनत्व की भावना होती है। तो इस तरह हम सभी देशों से क्या करते हैं, अपने भारत के देशों की जो धरोहर है उनसे हम जुड़े होते हैं, अपनेपन का महसूस करते हैं, लगाव महसूस करते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी हमारी जो धरोहर के जो हमको जोड़ती है मैं अपने देश से, वो है हमारी भाषा। भारत में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो भाषा है वो बोली जाती है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है।
भारत में हम देखते हैं कि भाषाओं के द्वारा राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता जो है वो विकास तेजी से होता जा रहा है। भारत के लगभग सभी हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषा है वो मुख्य रूप से हिंदी है, जिसमें एकता का विकास होता है। तो आज भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा सबको एकता के सूत्र में, भाषाई सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है। तो इसी कारण से एक भाषा, इसका विशेष ये है, उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ की जो संपूर्ण जनता है, हमारे देश की संपूर्ण नागरिक है, उन नागरिकों में किसी भी रूप में जो दूरियां हैं वो दूरियां न रहे, सभी भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। और भावनात्मक रूप से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है भाषा। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने भाव, विचार, संस्कृति जो है उसको दूसरों के समक्ष क्या करता है, व्यक्त करता है। तो भाषा एक दूसरे को जोड़ने का एक अच्छा माध्यम है। तो इस कारण से हमें भाषाई जो विविधताएं हैं उसको खत्म कर एक भाषी होने का प्रयास करना चाहिए। अब हम देखते हैं खान पान। खान पान भी हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ती है। आज हम देखते हैं कि जिस क्षेत्र विशेष में, जिस देश विशेष में जो लोग रह रहे होते हैं, अपनी उनकी एक विशिष्ट खान पान होती है। तो यहाँ जो खान पान है एक देश तक ही सीमित न रहकर उस खान पान के जो व्यंजन होते हैं, जो उनको संपूर्ण देश के लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का व्यंजन है इडली डोसा, है ना। तो जो इडली डोसा है उसको सिर्फ दक्षिण भारत में ना अपनाकर, दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा न खाकर संपूर्ण भारत के लोगों के द्वारा उसको अपना लिया गया है। तो यहाँ पर इसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में बनाए जाने वाले व्यंजन अब संपूर्ण भारत में परोसे जाने लगे हैं। साथ ही साथ यह भारतीय एकता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि हम किसी जो देश के जो व्यंजन है उसको ना उस देश विशेष में प्रचलित ना होकर संपूर्ण देशों में प्रचलित होने लगी है। तो इस तरह हम एक दूसरे की जो संस्कृति है, एक दूसरे के जो सांस्कृतिक धरोहर है, उनको हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते रहते हैं, उसको अपनाते रहते हैं। तो इससे भी हम एकता के सूत्र में बन जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला संगीत। हमारा संगीत क्या है, किसी भी व्यक्ति के मन को मोहने, उसके मन को मुग्ध करने का एक सुंदर माध्यम होता है। किसी भी उदास व्यक्ति या दुखी व्यक्ति के मन में जो संगीत है वो उसको उदासीनता या उनकी दुख को कम करने का एक अच्छा साधन होता है। संगीत, भारत में के लोक संगीत जो है व्यापक रूप से अपना स्थान बना चुका है। साथ ही साथ लोक संगीत भी भारत के सभी हिस्सों में गाया जाने लगा है। हम देखते हैं इसका श्रेय किसके कारण हो पाया है, जो दूरदर्शन है, रेडियो है, आकाशवाणी, उनके द्वारा, फिल्मों के द्वारा, मीडिया के द्वारा संभव हो सका है। क्योंकि एक ऐसा दूरदर्शन जो ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने घर बैठे आकाशवाणी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा जो लोक संगीत है, जो लोक नृत्य है, जो हमारी, उनको जो व्यक्ति है वो अपने घर में सुन सकता है, देख सकता है। तो इस तरह आज सभी लोक संगीत भारत के विभिन्न भागों में गाया और सुना जाने लगा है। अब हम देखते हैं हमारा अगला है भारतीय साहित्य। हमारे भारत जो है विविध साहित्यों से भरा हुआ है। भारतीय साहित्य पतंजलि का महाभाष्य जैसे कि देखते हैं हम कि जो पाणिनि है उसकी अष्टाध्यायी है, कपिल का योग दर्शन है, और जो चरक है, चरक की चरक संहिता है, आर्यभट्ट है उसका आर्यभट्टियम है, और जो अमरकोश, राजतरंगिणी, चाणक्य का अर्थशास्त्र है। साथ ही साथ जो हुमायूं है उनके द्वारा रचित हुमायूं नामा है, अकबर के द्वारा रचित अकबर नामा है। साथ ही साथ पृथ्वीराज रासो द्वारा जो रचित ग्रंथ है जो किसी एक जाति धर्म के लिए न होकर पूरा का सूचक है संपूर्णता का, संपूर्ण लोगों के लिए है। इस प्रकार हम देखते हैं संपूर्ण भारत के इसके प्रतिनिधि होते हैं। तो साहित्य भी हमें एक दूसरे के साथ
द्वारा, साहित्य क्या होता है? एक दर्पण है। साहित्य के द्वारा हम जो हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के साहित्य है उसको हम जो हमारे पश्चात जो बीत चुका है इतिहास है उनको जानते हैं। हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनको हम विभिन्न प्रकार की जो हमारे प्राचीन जो साहित्य है उन साहित्य के माध्यम से हमारे उनको जानकारी मिलती है। विविध प्रकार के हमारे ऐतिहासिक स्थल है, उन ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन भी हमें जो हमारे साहित्य है, पाठ्य पुस्तकें हैं उनके माध्यम से हमें मिलता है। तो ये है हमें एकता के सूत्र में बांधने वाले कुछ तत्व या कुछ धरोहर जो हमें भावात्मक और राष्ट्रीय रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी सांस्कृतिक धरोहर के जो संरक्षण है उन संरक्षण में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको कि किस किस प्रकार के हमारे जो आज प्राचीन हमारे जो धरोहर है उन धरोहर को आज सजो के रखने में किस प्रकार की समस्याएं जो है वो वर्तमान में सामने आ रही है। तो पहली समस्या देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के जो धरोहर है उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि इस पर विचार करना आवश्यक है। जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे, हम इन समस्याओं का समाधान करने का उपाय नहीं सोचेंगे, तो जो हमारी संस्कृति की जो धरोहर है वो धरोहर ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी, सुरक्षित नहीं हो पाएगी। तो भारत की संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध रहा है, लेकिन उचित रख रखाव के अभाव के कारण यह जो धरोहर है धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो आज आवश्यक है इन जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है उन धरोहरों को सजोकर रखने की, सुरक्षित रखने की, क्योंकि यह अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। यदि इसी प्रकार से ये जो धरोहर है नष्ट होते रहेंगे तो हमारे पास केवल किताबों के पढ़ने के ही जो है वो प्राप्त हो पाएंगे, बाकी वास्तव में इन जो समस्त धरोहर है इन धरोहर का सिर्फ नाम रह जाएगा, यह विलुप्त हो जाएंगे, इन धरोहरों से हम वंचित हो जाएंगे। धरोहरों को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें निम्नलिखित जो उपाय हैं उन उपायों को करना आवश्यक है। तो पहले हमें देखते हैं आम जनता में इन धरोहरों के प्रति जागरूकता का जो अभाव है वो पाया जाता है, जिनके कारण से इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आने लगी है। तो इसके लिए जरूरी है कि जनता को जागरूक किया जाए और इस प्रकार के जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए उनमें विशेष प्रकार की जो जागरूकता है वो लाई जाए। फिर हम देखते हैं हमारा दूसरा है धरोहरों के रख रखाव हेतु अत्यधिक धन की आवश्यकता। इन धरोहरों को बचाए रखने के लिए, उनकी संरक्षित करने के लिए हमें बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है, यह भी एक समस्या है। सामान्यतः व्यक्तियों के द्वारा इन धरोहरों में जैसे मूर्तियाँ, किताबें, चित्र इत्यादि को घरों में सजावट एवं संग्रह हेतु उपयोग में किया जाने लगा है, यह भी एक समस्या है। जो प्राकृतिक धरोहर है उसको वहीं रहने दिया जाए, उनको वहीं सुरक्षित किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, ना कि अपने घर में सजावटी चीज बनाया जाए। तो यह भी हमारे पास एक समस्या यह भी आती है। फिर हमारी अगली समस्या है, हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण व्यक्ति जो है अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी सभ्यता जो है उसको क्या करते जा रहा है, भूलते जा रहा है, पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगते जा रहा है। तो इस कारण से भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है उससे वह धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को छोड़कर पर संस्कृति ग्रहण करते जा रहे हैं, यह भी हमारी एक समस्या है अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। अब हम देखते हैं अगला है भारतीय जो है विभिन्न मूर्तियां तथा पांडुलिपियां की जो विभिन्न प्रकार की जो तस्करी है, तस्करी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तस्करी का मतलब है कि जो हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं, सुंदर जो अनमोल रत्न है, अनमोल चीज़ें हैं, अनमोल मूर्तियाँ हैं, उनको बाहर विदेशियों के द्वारा चुरा लेना, बेचवा देना। तो हमारे भारत के ही कुछ ऐसे जो असामाजिक तत्व है जो हमारी इन प्राचीन धरोहरों को
पैसों की लालच में, अधिक धन की लालच में बाहर विदेशों में इनको बेच देते हैं, तस्करी कर देते हैं। तो यह तस्करी है। तो तस्करी के माध्यम से भी जो हमारे तो देश की जो धरोहर है, उन धरोहरों को विदेशों में बेच दिया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मूर्तियों का अत्यधिक जो कीमत है, अधिक मांग होने के कारण इसे बाहर के देशों में भेज दिया जाता है तस्करी के माध्यम से। अब हम देखते हैं अगला है पर्यटकों के द्वारा। पर्यटकों के द्वारा विभिन्न जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, उन धरोहरों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वह जब यहाँ पर इन स्मारकों में लोग अपना नाम इत्यादि लिख देते हैं, जिससे इससे क्षति हो रही है। कहीं पे जो स्मारक होते हैं, लोग अपनी अज्ञानतावश वहीं पर कुछ खोद खाद कर वहाँ पर अपना नाम लिखने या कुछ निशान बनाने, ऐसे करने के चक्कर में उन धरोहरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। भारतीय संस्कृति, जो भारतीय साहित्य, हमारे शास्त्रीय नृत्य है, संगीत है, उसमें तुलनात्मक रूप में बहुत ज़्यादा कठिन है। हमारे यहाँ की जो नृत्य है और जो संगीत है, जो अन्य देशों की जो तुलना में हमारे जो नृत्य और संगीत है वो कैसी है, कठिन है। इससे सीखने में अत्यंत कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है, जिससे आम जनता जो है वो नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार की जो कठिनाई के कारण भी जो लोग, जिसमें सहजता होती है, उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, और इसमें अधिक समय लगने के कारण और अधिक कठिनाई होने के कारण इससे कटते जाते हैं। तो इससे यह भी एक समस्या है। अब हम देखते हैं समय के साथ साथ प्रकृति भी, जो प्राकृतिक मार है वो क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे बहुत नुकसान पहुंचती है। जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, ऐसे पर जो प्राकृतिक आपदा है उसके द्वारा भी हमारे जो धरोहर है उनको नुकसान पहुंचता है। तो समय समय पर प्रकृति की मार भी इन स्मारकों को झेलनी पड़ती है, तथा प्राकृतिक कारणों के कारण यह जो है अत्यधिक नष्ट होते जा रही है। जो कुछ स्मारक ऐसे हैं जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है, कुछ चीजें जल प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो इस कारण से भी ऐसी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो रही है। अब हम देखते हैं भारतीय त्योहारों के स्थान पर, जो हमारे यहाँ की भारत के जो लोग हैं अपने त्योहारों के स्थान पर नवीन त्योहारों का मानना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे मनाने का या फ्रेंडशिप डे मनाने का प्रचलन नहीं था, लेकिन पाश्चात्य प्रभाव में आने के कारण जो अपनी मूल त्योहार है, अपने मूल संस्कृति है, उसको भूलकर पाश्चात्य के प्रभाव में जो लोग हैं वैलेंटाइन डे मनाने लगे हैं, फ्रेंडशिप डे मनाने लगे हैं। धीरे धीरे जो भारतीय जो त्यौहार थे उसकी जो प्रचलन है वो समाप्त होते जा रहा है, और जो पाश्चात्य त्यौहार है, जो विदेशों से जिनको अनुकरण किया जा रहा है, उसके जो प्रभाव है वो हम पर हावी होते जा रहा है। इसके कारण भी हमारे जो प्राचीन धरोहर है, संस्कृति है, उस संस्कृति में भी नुकसान पहुंच रहा है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार हमारी भारतीय पारंपरिक त्यौहार जो है लोगों में रुचि धीरे धीरे कम होने लगी है। अब हम देखते हैं अगला समस्या हमारी है फिल्मी तथा मीडिया का प्रभाव और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार। यह भी एक समस्या है। इसके द्वारा जो हम देखते हैं अधिक व्यापक होने लगा है धीरे धीरे। एक समय था जब करवा चौथ केवल उत्तर भारत के लोगों के द्वारा मनाया जाता था। अब लेकिन मीडिया के प्रभाव के कारण या फिल्मों के प्रभाव के कारण जो यह करवा चौथ का त्यौहार है संपूर्ण भारत में मनाए जाने लगा है, तथा जिस त्यौहार को मीडिया के द्वारा महत्व दिया जाता है अत्यधिक मनाया जाने लगा है। तो यह भी मीडिया के कारण भी इस प्रकार के जो हमारे धरोहर है, संस्कृति प्रभावित होती है। साथ ही साथ जो हमारी वेशभूषा थी, हमारे जो खान पान थे, उनको भी अधिक प्रभावित हुआ है मीडिया के द्वारा। हम देखते हैं कि जो चीजें विज्ञापन होती है, विज्ञापन में पाश्चात्य चीजों के जो कपड़े वेशभूषा है उनका, या पाश्चात्य सामान है उनका, या पाश्चात्य जो संस्कृति है उनका इतना बढ़ावा चढ़ावा करके उसको दिखाया जाता है कि लोग उनसे प्रभावित हुए बिना
नहीं रह सकते। तो हम देखते हैं कि विज्ञापन भी एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसके कारण भी हमारी संस्कृति को जो है धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी संस्कृति को अपनाने लगे हैं। यहाँ तक कि हम खाने पीने पे भी देखते हैं कि जो लोग हैं भारतीय खाने को कितने सुंदर चाव से जो खाते थे, वो आज भारतीय खाना को छोड़कर जो फास्ट फूड है जिसे चाइनीज खाना है उसकी ओर प्रभावित होने लगे हैं और खासकर बच्चों के ऊपर इसका अधिक प्रभाव पड़ा है। अब हम देखते हैं फिल्मों, ये तो हो गया हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर के जो संरक्षण में आने वाली जो समस्याएं थी, ये समस्याएं। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक धरोहर के जो मानव की भारत की विरासत है उसमें से कुछ हमारी विरासत की जो परिसंपत्तियां हैं क्या क्या है, कुछ स्मारक है, उस स्मारकों के मैं नाम बता दूं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ स्मारकों में अजंता की गुफाएं हैं जो कि हमारे महाराष्ट्र में हुई थी, और अजंता एलोरा की गुफा है वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। कुछ ये मंदिर और है जो महाबलीपुरम स्थित स्मारक है वो है तमिलनाडु में। गोवा के जो चर्च है एवं ऑन्ट्रेस गोवा। फिर है खजुराहो स्थित स्मारक समूह जो है मध्य प्रदेश में, खजुराहो का जो महल है मंदिर वो है वो। फिर है हमारा हम्पी डम्पी स्मारक वो है कर्नाटक में। फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और है हमारा एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। फिर है सांची का स्तूप जो कि बौद्ध स्मारक है वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, कुतुब मीनार स्मारक जो है वो भी दिल्ली में है। फिर है हमारा दिल्ली का लाल किला। फिर है भारत की पर्वतीय जो रेल है दार्जिलिंग व पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार ये सब चीजें जो है हमारी संस्कृति के इस जो धरोहर है स्मारक के रूप में आज हमारे भारत में देखी जाती है। अब हम देखते हैं इसमें से कुछ मंदिर है, कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है, मानस अभ्यारण्य, उन अभ्यारण्यों को भी संरक्षण करने का आवश्यक है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने हेतु उपाय कि हम किस किस प्रकार से जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है जिनको विभिन्न समस्याएं हैं जिनको संरक्षण में, तो उन समस्याओं को किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं, किस प्रकार हम संरक्षित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रयास है हमारा, अब राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने हेतु प्रयास शासकीय एवं अर्ध शासकीय स्तर पर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसको बचाए रखने के लिए हमारे विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर है उनको बचाए रखने के लिए हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा कुछ इससे जो उपाय है वो किए जा रहे हैं। इस हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना भी की जा गई है जो इन त्योहार धरोहरों का संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, जिनका नाम इस प्रकार है ललित कला अकादमी। यह भी एक है वो है प्रयास है जिसमें ललित कला अकादमी के द्वारा भारतीय जो ललित कलाएं हमारे भारत की जो विभिन्न कलाएं हैं उन कलाओं का भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना की गई है जो कि नई दिल्ली में है। इस अकादमी में लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली और भुवनेश्वर के क्षेत्रीय केंद्र हैं। साथ ही साथ इसमें जो इनके जो कार्यकर्ताएं हैं वो हमारे देश में जो इस प्रकार के जो धरोहर हैं ललित कला उसमें, तो ललित कला अकादमी के द्वारा इन धरोहरों को संरक्षण करने का उपाय किया जा रहा है, जिन्हें राष्ट्रीय ललित कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। इन केंद्रों के द्वारा चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंट निर्माण और चीनी मिट्टी के जो कलाएं होती हैं उनका विकास एवं संरक्षण हेतु कार्यशाला, प्रदर्शनी एवं पुस्तकालयों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की व्यवस्था जो है वो की जाती है। समय समय पर इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आयोजन हैं, मेला, उसमें जो सांस्कृतिक वो लगाए जाते हैं
और इन कलाओं को रखा जाता है। अब हम देखते हैं साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी भी हमारी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उन धरोहरों को बचाए रखने में, उनको संरक्षित करने में यह भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में स्वायत्त संस्था के द्वारा की गई है, स्वायत्त संस्था के रूप में की गई है। अकादमी की या समिति के रूप में पंजीकरण किया गया है। यह जो है अकादमी नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में स्थापित की गई है। अकादमी के द्वारा 24 भाषाओं के जो साहित्य है उनका प्रकाशन, अनुवाद, गोष्ठियाँ, कार्यशालाएं जो है इत्यादि का आयोजन भारतीय साहित्यों के विकास एवं संरक्षण हेतु किया जा रहा है। अब हम देखते हैं भारतीय पुरातन सर्वेक्षण संस्थान। जो पुरातन सर्वेक्षण संस्थान मतलब जो हमारे पुराने जो पुरातन धरोहर है उनके सर्वेक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थान जो है वो बनाए गए हैं। इसकी स्थापना जो है 1861 में की गई थी। इसके द्वारा प्राचीन स्मारकों और पुरातन स्थलों को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है ना। फिर हम देखते हैं इसके अंतर्गत इन स्मारकों को जो है संरक्षण, मरम्मत, रासायनिक बचाव तथा पर्यावरणीय विकास का कार्य जो है वो भी किया जाने लगा है। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रयास क्या है। इसमें है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। इस मिशन का प्रारंभ 2 फरवरी 2003 को किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को खोजकर संरक्षण किया जाएगा और उन्हें जन जन तक पांडुल पहुंचाने का प्रयास किया जाए। ये थी। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय संग्रहालय जो जगह जगह पर बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 में की गई थी। इस संग्रहालय में प्राचीन काल से आज तक लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा वस्तुएं जो है वो संग्रहित है। हम देखते हैं कि जो हमारी जो प्राचीन संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय बहुत सारे जगहों पर रखा गया है, जहाँ पे जो हमारी राष्ट्रीय स्मारक है उन चीज़ों को वहाँ पर धरोहर के रूप में रखा गया है। अब है राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसकी स्थापना कोलकाता में की गई है। इस पुस्तकालय में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में प्रदान किया गया है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की मुद्रित सामग्री, पांडुलिपि इत्यादि का संरक्षण और एकत्र किया जाता है। फिर है राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला। यह भी लखनऊ में है। इसका मुख्यालय जो है वो, इसका प्रमुख कार्य है जो हमारे संग्रहालय हैं उन संग्रहालयों में अभिलेखगारों, पुरातत्व विभागों आदि का संस्थाओं की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। अब है हमारा अगला सुझाव प्रयास जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर। क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास जो है वो किए जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास संग्रहालय जो कि रायपुर में है, उसमें पुरातत्व महत्व की वस्तुओं को संग्रहित करके उनका संरक्षण किया जाने लगा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे विभिन्न पुरातन जो धारावाहिक चीज है, जो हमारे धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उन धरोहरों को संरक्षित करने के लिए हमारे केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा सरकारी एवं जो है गैर अर्थशासकीय, शासकीय उनके स्तर पर अनेक प्रकार के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, ताकि यह हमारे धरोहर जो है, हमारे देश की पहचान जो है वो बनी रहे, इसको और अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाए। उसके लिए अनेक प्रकार के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी धरोहर ही हमारी पहचान है। तो प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति, उनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है और उस विशिष्ट पहचान को बनाए रखना हम भारतीयों का अपना एक क्या है, परम कर्तव्य है। और इसे हम भी एक इस स्तर पर प्रयास करें कि किसी भी प्रकार से जो हमारी संस्कृति है उससे कोई नुकसान ना पहुंचे, हमारे जो धरोहर है